हेलो। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। उसके में हम लोग देख रहे थे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली क्या है ये आपको पता है। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, एवरेज रेट एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट, ग्राफिकली आप बता सकते हो। उसके बाद आप बोलोगे सर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अगर आप बोलोगे सर तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर आपको दे दिए तब उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर जनरली व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जनरली हम लोग स्पीड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दैट, उसको अगर याद करें तो याद आते हैं ना फैक्टर, लिखे फैक्टर, चलो अच्छी बात है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक था कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ये फैक्टर कहाँ यूज करेंगे, पहले बहुत बार बोलना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सर सोल्यूशन के लिए आएगा। वैसे प्रेशर ये टर्म कहाँ पे आएगा सर, तो प्रेशर इज जस्ट यूज फॉर दैट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर इन अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में अगर होगा तो फिर आप बोलोगे प्रेशर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, इस प्रकार से बात होगी। प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, प्रेशर अगर कम किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। वही बात है, जनरली आप बोलोगे सर वी हाउ टू इंक्रीज द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद मैंने बताया था दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट जस्ट यूज इन द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आप बोलोगे टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली इट में इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बढ़ाएगा, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आप बोलोगे सर आपने वो बोला था ना सर कि जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो दैट ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन शुरुआती में अगर आप बोलोगे सर जो आप टेम्परेचर बढ़ाने वाले हो उससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। शुरुआती में रिएक्टेंट के लिए टेम्परेचर है पैरामीटर, वो नहीं कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर पैरामीटर उस काम के लिए आएगा जो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, and as we increase the temperature at the same time the energy of that particular particle just goes on increasing, may reaches to a specific value। और उसके बाद आप बोलोगे सर क्या होगा कि यहाँ तक, मतलब जैसे एक कर्व अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस कर्व के अनुसार आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, ये कंडीशन आइदर द रिएक्शन एक्सो और एंडो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बाद ये ट्रांजिशन है। तो अब आप आपका रिएक्टेंट जब ट्रांजिशन स्टेट में जब जाता है तो आप बोलोगे सर फॉर दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई में अल्टीमेटली टेम्परेचर जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट जाएगा, थ्रेशोल्ड अटेंड करेगा और उसके बाद फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। मतलब फॉर दैट वी जस्ट हैव टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन फिर आप बोलोगे सर फिर वो पैरामीटर क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बोलोगे सर आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर नहीं करेगी, तो सराउंडिंग टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा उस वक्त वो अनफेवरेबल कंडीशन, दैट्स व्हाई विच इज रिक्वायर्ड सिंक फॉर दैट। तो ये ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो फिर आप बोलोगे सर दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद आप बोलोगे सर नेक्स्ट पैरामीटर इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या करता है, तो कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। कल जैसे मैंने बताया था शुरुआती में, जैसे आपका रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो रिएक्शन एक्चुअली ये रूप दिखाती है, दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज ए प्रोडक्ट एंड दिस इज सेड टू बी अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये टाइम लगता है रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए। इसका मतलब आपका एक मोल सब्सटेंस डिसअपियर हो रहा तो उसके लिए इतना समय लगता है, ये आपको दिखाई देता है। लेकिन आप बोलोगे कैटालिस्ट क्या करेगा, कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट अल्टर करेगा। अल्टर मतलब इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार से। अगर आप बोलोगे सर व्हाट वी कैन से जनरली कैटालिस्ट इज दैट हु अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रमोट करेगा या डी प्रमोट करेगा। आप कैटालिस्ट के टाइप तो आपको पता है, कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऐसे हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे पता है क्या। मैं डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा था, तब बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्ट एज कैटालिस्ट। तब भी हम लोग प्रमोटर किलर की बात कर रहे थे। प्रमोटर मतलब जो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, किलर मतलब जो रिएक्शन का रेट को डी प्रमोट करता है। प्रमोटर किलर ये दोनों कैटालिस्ट होते हैं। जनरली आप बोलोगे सर आप अपनी रिएक्शन को क्या करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप उस प्रकार का काम करेंगे, मतलब जिसका वो जो रेट होगा उस रेट को हम लोग बदलना चाहते हैं। फिर वो एलिमेंट कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे काम करता है, दैट इज सेड टू बी द टर्म जस्ट वी हैव टू कंसीडर।
तो ये हमारी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आप बोलोगे इतना समय लगता है, लेकिन जब आप अपनी रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस कंटिन्यूएशन में क्या होगा थोड़ा देखो। तो जहां तक आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से, देखो जब हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं ना तो ये कर्व ऐसे आता है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी जो आप दे रहे थे, कितनी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे अपने रिएक्टेंट को, इतनी। जब आपने कैटालिस्ट यूज किया तो फिर एनर्जी कितनी लगी, तो फिर आप बोलोगे इतनी ही लगी। मतलब इनिशियली एनर्जी आप एक्स सप्लाई कर रहे थे और कैटालिस्ट लेने की वजह से आपको सिर्फ एनर्जी वाई सप्लाई करनी पड़ रही। मतलब आप कितनी एनर्जी बच गई, मतलब x माइनस वाई इज सेड टू बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटेन लेस रिक्वायर्ड एनर्जी। तो जब इतनी कम एनर्जी में अगर एक काम होता है, जहां x लगता है वहां y एनर्जी लगती है, जहां x इज ग्रेटर देन y और आपको y एनर्जी में काम होता है, मतलब उतना समय हमारा बच गया। इसका मतलब आपकी रिएक्शन कम समय में कंप्लीट होगी, दैट इज सेड टू बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट। आप बोलोगे कम समय में रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है, इसका मतलब आपका कहना क्या है? क्या आपको प्रोडक्ट बेकार मिलेगा? क्या प्रोडक्ट अलग मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा। सिर्फ ऐसे है कि जनरली आप बोलोगे सर आपने घर में बैठ के पढ़ाई की और आपने स्कूल जाना शुरू किया, फर्क इतना होगा। घर में बैठोगे तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर वो समझना पड़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वही कॉलेज में गए, कॉलेज के टीचर ने आपको बताया, बताने के बाद फिर कंडीशन ऐसी होगी कि वो 4 बार आप कॉन्फिडेंस आए तक वो बातों को रिपीट कर रहे हैं और उसने एक ही बार बता दिया और बातों एकदम कंफर्म हो गई, तो बस समझ लो एक कंडीशन। देखो अब क्या हुआ, अब आपके 3 बार पढ़ने का, सोचने का जो समय आपका बच गया। मतलब क्या आपको अलग कुछ तो भी समझा नहीं। तो बस वही बात है, आपका ये रिएक्शन इस समय में कंप्लीट हो गई, T1 समय में। पहले कितना समय लगा था? T समय। तो आप बोलोगे T ग्रेटर देन T1, मतलब आपकी रिएक्शन कम समय में कंप्लीट होगी। मतलब अल्टीमेटली रेट क्या हो गया? बढ़ गया, बिकॉज रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जनरली आप बोलोगे R इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जितना समय कम लगेगा तो आप बोलोगे रेट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप उतना ही काम कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे कि दैट इज कैटालिस्ट में डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये कम किया कैटालिस्ट ने, जिसके वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो गई। उसके बाद प्रेशर, कैटालिस्ट, कंसंट्रेशन। जनरली आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट। तो ये सभी पैरामीटर्स को आप वर्कआउट करें। अब किसी ने मुझे पूछा कि सर एक्चुअली आप केमिकल काइनेटिक्स को जब वर्कआउट करवा रहे हो, तो मेरा सवाल ऐसे है सर कि एक्चुअली ये क्यों करना पड़ता है? मतलब आप स्पीड को क्यों देख रहे हो? काम करते रहो, स्पीड क्यों देख रहे हो? स्पीड बढ़ानी है, स्पीड घटानी है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जनरली अगर हम लोग इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस अगर पढ़े तो इन सभी रिएक्शन एक जैसी नहीं है। अगर एक ही जैसी होगी ना, दुकान में एक ही प्रकार का मटेरियल अगर बेचने के लिए है तो दुकानदार को ज्यादा सोचना नहीं है, बस वही उसके पास मटेरियल है और वही उसको बेचना है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर क्या होगा कि जब उसके पास 10 प्रकार की चीजें होती ना, तब उसको प्रॉफिट के बारे में सोचने की जरूरी होती है। कि अब आप बोलोगे सर क्या होगा, कौन सा मटेरियल कम कब तक बेचा जाता है, कौन सा मटेरियल ज्यादा बेचा जाता है। तो जो मटेरियल कम बेचा जाता है उसका रेट ज्यादा रहेगा, जो मटेरियल ज्यादा बेचा रहेगा उसमें से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि शक्कर तो हर दिन बेची जाती है। तो क्या होगा कि 1 किलो के पीछे वो 1 रुपया कमाएगा। लेकिन जहां दूसरी कोई चीज है जो आप बोलोगे 10 दिन में एक बार और छोटी सी बेची जाएगी, उसका रेट बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये बातें उसको पता करना होता है। ये अगर पूरी कंडीशन इकोनॉमिक्स उसके सामने अगर खड़ा होता है तो वो प्रॉफिट कमा सकता है। वैसे ही अगर आप बोलोगे सर हमारे पास इन प्रकार की रिएक्शंस है, रिएक्शन एक प्रकार की देयर इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आर जस्ट कैरिड आउट इन नेचर। नेचर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। और रिएक्शंस कौन सी? तो देखो, मतलब सवाल ऐसे है कि सर व्हाई वी जस्ट रेफर द टर्म केमिकल काइनेटिक्स, व्हाई वी स्टडी द टर्म दैट इज सेड टू बी अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने की जरूरी क्या है? जब रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने की जरूरी क्या है, तो इसमें हम सादे बात कंसिडर करेंगे कि जहां तक रिएक्शन एक ही प्रकार की होती है तो उसका एक फिक्स रेट होता था। और अगर उन मटेरियल का रिएक्शन का एक ही प्रकार का रेट रहता था तो फिर सिंपल सी बात है कि as they may having one single kind of rate of reaction at the same time which we have to change or consider for that one single type of reaction, but there are variety of reactions are there and that reactions may having varying rate। तो जो रेट रिएक्शन बहुत स्लो है उस रिएक्शन का कभी कभी रेट बढ़ाना है, जो रिएक्शन बहुत फास्ट है कभी कभी उस रिएक्शन को स्लो करना है, मॉडरेट करना है।
एट द सेम टाइम दैट्स व्हाई वी कंसिडर द टर्म काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से ऐसे होगा कि जो स्लो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लोग फास्ट करवा सकते हैं एज वी नो द पैरामीटर रिलेटेड टू देम एंड सो ऑन। कौन कौन से रिएक्शंस है सर? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कुछ सिंपल रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन, Cl प्लस Cl गिव्स Cl2, H प्लस H गिव्स H2। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स है, दिस रिएक्शन इज जस्ट नॉट कैरिड आउट इन अ सिंपल मैनर, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स जस्ट कैरिड आउट इन दैट, मतलब वो रिएक्शन कोई एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स जस्ट इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद आप बोलोगे कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस है विच आर लाइट एक्टिवेटेड रिएक्शंस, ठीक है, मतलब एक प्रकार की रिएक्शंस नहीं, कुछ रिएक्शन में फोटोकेमिकल एक्टिविटीज होगी, कुछ रिएक्शंस चेन रिएक्शंस है। चेन रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स, नॉट अ सिंगल स्टेप बट दैट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर देयर इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक स्टेप नहीं बहुत सारे स्टेप्स आएगी, एक के बाद एक नया प्रोडक्ट मिलते जाएगा और बना हुआ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रहेगा ना वो प्रोडक्ट कैसे होगा, मतलब ए रिएक्शन का प्रोडक्ट बी रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर देखें तो जनरली आप बोलोगे ए कन्वर्ट इनटू बी, फिर बी का सी बनेगा, सी का डी बनेगा, इस प्रकार से चेन कंटिन्यू हो गया, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर कैरिड आउट इन दैट रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड एज वी कंसिडर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है और फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट अगर कंसिडर तो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट से ज्यादा एक्टिव है। जैसे अगर आप बोलोगे सर अनाज ग्रेन्स हम लोग खाते हैं चबाते हैं, तो एक्चुअली आप बोलोगे सर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना एक प्रोसेस है, एक चेन तरीके चलती है। इसमें आप सबसे पहले ग्राइंडिंग होता है, उसके बाद उसको वाटर के साथ मिलाया जाता है, उसके बाद उसकी रोटियां बेल के उसको सेका जाता है, बहुत सारी कंडीशन स्टेप बाय स्टेप, और एवरी स्टेप व्हाट हैपेंस द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज सेड टू बी मोर एक्टिव। प्रोडक्ट कैसे मिलते जाएगा, मोर एक्टिव मिलते जाएगा, दैट इज सेड टू बी अ चेन रिएक्शन। वैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ी हुई, चेन रिएक्शन कि व्हेन न्यूट्रॉन एंड बम्बार्डेड ऑन व्हाट यूरेनियम एट द सेम टाइम गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम, फिर साइमल्टेनियसली 3 न्यूट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं तो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम पे अगर टक्कर मारे तो फिर आप बोलोगे इसका क्या होगा, एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस द प्रोसेस कंटिन्यू एंड एवरी टाइम एनर्जी जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पार्टिकल बिकम्स मोर एक्टिवेटेड एंड मे कॉजेस लार्ज एक्सप्लोजन कॉल्ड एज बम्बार्डमेंट, ठीक है ना। तो इन प्रकार से कुछ सिंपल रिएक्शन है, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन है, कुछ चेन रिएक्शन है, कुछ एक्सप्लोजिव रिएक्शंस है, मतलब दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब जनरली आप बोलोगे सर दैट इज सेड टू बी एक्सप्लोजिव, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन वेरी स्मॉल टाइम। कुछ रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शंस है, जैसे कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, जिस रिएक्ट रिक्वायर्ड मंथ फॉर द कंटिन्यू द प्रोसेस। उसके बाद आप बोलोगे फास्ट रिएक्शन, सम ऑफ द रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, दैट रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन अ वेरी स्मॉल टाइम, जैसे कि आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl रिएक्ट अगर करोगे तो एट द सेम टाइम टू प्रमोट दैट रिएक्शन 10 टू द पावर -12 सेकंड, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन के बाद आप बोलोगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं है लेकिन जो स्लो भी नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलोगे, मॉडरेट रिएक्शन बोलोगे। तो अब इन प्रकार की सभी रिएक्शन का ब्यौरा अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन नेचर द नंबर ऑफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट बट दैट रिएक्शंस आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। रिएक्शन एक प्रकार की नहीं है एंड एज द रिएक्शंस आर नॉट ऑफ द सेम टाइप एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से वी हाउ टू स्टडी द रेट। जब रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता होगी तो फिर आप उस रिएक्शन को किन प्रकार से वर्कआउट करना है ये जरूर पता चलेगा। क्लास में 100 स्टूडेंट्स है या क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 लोगों का नेचर अगर पता होगा एज अ केमिस्ट टीचर को, तो सारी सी बात है कि कौन बहुत ही स्लो है, कौन बहुत फास्ट है, किनका रेट मॉडरेट है, इन चीज़ों के बारे में अगर वो जाने तो स्लो को फास्ट करवा सकता है, मॉडरेट को और प्रमोट कर सकता है, फास्ट को और उसको एक्टिवेट करना, स्टेबल रखना है उसको तो कैसे रखना है उसके बारे में वो जान सकता है। लेकिन अगर उसको उसी के क्लास में एक ही प्रकार के स्टूडेंट बिछावेंगे तो एट द सेम टाइम टीचर का कोई रोल नहीं होगा, सब स्टूडेंट बराबर अपने हिसाब चलेंगे। तो इन प्रकार से हम लोग बोलेंगे एट द सेम टाइम as the reactions are not of the same type, that's why we just consider this science and that is called as chemical kinetics. In this science we consider the rate, ना तो सिर्फ रेट के बारे में कंसिडर करना है तो रेट रिएक्शन का निकाल रहे हैं, निकालने के बाद
प्रमोट करने वाले फैक्टर्स, डी प्रमोट करने वाले फैक्टर्स एज पर द रिक्वायरमेंट वी कंसिडर। इसलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग रेट, जिसके बारे में मैंने कल बताया था। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दैट, बोले फैक्टर्स की जरूरी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर वो फैक्टर्स अगर आपको सही मायने में समझ गए तो जनरली उस फैक्टर से आप क्या कर सकते हैं, वी जस्ट प्रमोट और डी प्रमोट दैट रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो फिर अब आप बोलोगे सर यहाँ तक हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में तो जान सकते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन अब तो मैंने समझ लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को समझने की जरूरी क्या है, तो आप बोलोगे द रिएक्शंस आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फिर आप बोलोगे सर फिर सिंपल रिएक्शन के एग्जांपल क्या लिखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कभी कभी ऐसे होगा आपने पूरा चैप्टर पढ़वा लिया, फिर कुछ क्वेश्चन वाला पूछता है एक्चुअली कि इन दिस रिएक्शन विच इज सेड टू बी अ सिंपल रिएक्शन, in this reaction which is said to be a complex reaction, which are said to be photochemical reactions, photo activated reactions क्या होगी, जैसे photosynthesis reactions हम लोग बोलते हैं, many of the reactions are, तो चेन रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद आप बोलोगे स्लो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट रिएक्शन क्या होगी, मॉडरेट रिएक्शन क्या होगी। तो एक काम करें ना, इसको लिस्ट आउट करें और इन्हीं के कुछ एग्जांपल सब जरूर लिखें। ये भी एक एक्टिविटी नाम की। सर सबसे पहले पढ़ते पढ़ते मैंने सभी के एक एग्जाम्पल लिखे, सर क्या ये रिएक्शन सही है, सर क्या ये रिएक्शन गलत है, ये अंदाजा लगाने की जरूरी है आपको। तो ये सबसे पहला काम। अदरवाइज आप बोलोगे काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं सर एक्चुअली मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ मतलब ये प्रकार की रिएक्शन है, इसीलिए मुझे रिएक्शन के रेट के बारे में समझना बहुत जरूरी। और जब वो रेट अगर समझेंगे तो फिर इस रिएक्शन के प्रमोशन डी प्रमोशन हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज सेड टू बी द टर्म कॉल्ड एज रेट लॉ। अब rate law is what? That is, rate law is the law which relate rate of reaction and concentration. Concentration of the reactant and rate of reaction that can be related with the help of rate law. Rate law नाम से पता चलता है rate law, that is law related to the rate of reaction. तो अब आप बोलोगे सर what is the meaning rate law? Rate law is that which gives the relationship between rate of reaction and concentration of reactant involved in that. Yeah, rate of reaction and what, that is said to be pressure on that particular reactant. Generally as the reactants are in a gaseous state, अगर reactant gaseous state में है तो उस वक्त आप बोलोगे सर रिएक्शन की स्पीड और एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस, that is said to be the active mass called as reactant, just to be relate with the help of the relation that is said to be rate law. अब ये rate law अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, what is this rate of reaction? Then what about the term that is concentration? Rate of reaction और concentration में आपको relation क्या बताया, तो rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, or simply say the active masses. मतलब rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, और that is said to be the active mass. concentration of reactant पे depend करेंगे, मतलब ही हम लोग डिपेंड करेंगे उन एक्टिव मास पे। अब आपके रिएक्शन का एक्टिव मास कौन, तो आपके रिएक्शन का एक्टिव मास होता है दैट इज सेड टू बी द टर्म कॉल्ड व्हाट, दैट इज रिएक्टेंट। तो अब आप बोलोगे सर ये जो लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉ अल्टीमेटली आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो गया और वो हो गए दैट इज इन आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। इसलिए उस लॉ को और एक बार अच्छे से प्रिजर्व करके रखे कि क्या होगा सर, अदरवाइज हम लोग लॉ पढ़े, बोले वो तो लॉ हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लॉ हम लोगों को और एक बार रिवाइज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से वर्कआउट करें बेहतर रहेगा। व्हाट इज सेड टू बी रेट लॉ? द रेट लॉ that is the first rate law, जनरली आप बोलोगे सर दैट इज सिंपली सेड टू बी अ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक थ्योरेटिकल लॉ है which is just depends upon the theoretical observations. What is rate law? तो rate law that is law of mass action हम लोग बात करते हैं। This is said to be a theoretical explanation. क्या होता है rate law? क्या होता है law of mass action? The law of mass action states that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant involved in the reaction. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant involved in the reaction. Reaction में अगर आप बोलोगे सर कौन, that is said to be जो reactant है, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब आप बोलोगे R प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन, R प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन। किसी ने अगर सवाल पूछा कि अगर मेरी रिएक्शन इस प्रकार से होती थी सर, R A into A plus B into B gives C into C plus
डी इंटू डी। हाँ है ना रिएक्शन। एक बार इस रिएक्शन बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये रिएक्टेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, सी और डी प्रोडक्ट्स है। तो क्या स्मॉल सी और स्मॉल डी कोएफिशिएंट है, एक बार देखो, क्योंकि दैट इज ऑफ दी प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। ऐसे रिएक्शन के लिए किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट अबाउट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप इस तरह लिख सकते हो कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, और रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। Means ultimately what we can say, rate of reaction is directly proportional to A to the power A and B to the power B. Removing the proportionality which we can place, that is R equal to K, A to the power A and B to the power B. ठीक है? Means now what we can say, that is said to be rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant involved in the reaction. तो ये आपको मिलेगा एक रेट एक्सप्रेशन R इक्वल टू के A टू द पावर A and B to the power B. According to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of what? Reactant involved in the reaction or the active mass, what we can say. वो डिपेंड किस पे करेगा रे? एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। फिर आप बोलोगे सर दिस इज सेड टू बी अ रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर सेड टू बी द रिएक्टेंट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर सेड टू बी द कोएफिशिएंट। मींस व्हाट वी कैन से, दिस आर सेड टू बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट। तो ए और बी ये कोएफिशिएंट है, दिस आर सेड टू बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। As the reaction is reversible, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि that is for reversible reaction, as the reaction we consider the backward path, then rate of reaction R equal to K C to the power C and D to the power D as per the law of mass action। ठीक है ना रे? अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इज सेम, और आपको इस केसेस में क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है। वैसे हम लोग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की, फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स के में भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। या तो इन प्रकार से टर्म्स आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, which is said to be the path we consider, this is called as forward reaction। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। फिर आप बोलोगे सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, समझ गए ना? और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कांस्टेंट जो आपको मिलता है वो भी आपको पता होगा कि एट इक्विलिब्रियम when we find out the constant and that constant is c to the power c, d to the power d, याद करो इनको, नहीं तो फिर मैं बता दूं, a to the power a and b to the power b। क्या निकाला हम लोगों ने? तो बोले ये सर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या निकाला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप निकाल रहे हो तो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सिंपली से व्हाट इज दैट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon concentration of reactant at equilibrium, at equilibrium। आप बोलोगे इक्विलिब्रियम के लिए नहीं निकाला, तो नहीं निकाला सर इक्विलिब्रियम के लिए, तो फिर क्या मिलेगा? वो रिएक्शन कोशेंट मिलता है। क्या मिलता है? रिएक्शन कोशेंट। एक रिएक्शन के इनफाइनाइट कोशेंट रहेंगे, लेकिन एक रिएक्शन के लिए एक बार देखो एक फिक्स कांस्टेंट रहेगा एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं सर। लॉ ऑफ मास एक्शन तो निकाल लिया, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन निकाल नहीं लिया। लॉ ऑफ मास एक्शन सोचा हम लोगों ने, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant raised to the power their coefficient number। जनरली आप बोलोगे R इक्वल टू के A to the power A and B to the power B। अगर आप इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार बोलते हो तो आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
concentration of reactant raised to the power their number A raised to the power their number B. ये A और B क्या है? कोएफिशिएंट है. किसके कोएफिशिएंट है? रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट है. बराबर. अब आप बोलोगे ये एक्चुअली A और B क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अगर आप बोलोगे सर इस रेट एक्सप्रेशन को देख के आप क्या बोलोगे, जो मैं आपने सर रिएक्शन लिखी थी A इंटू ए प्लस B इंटू बी गिव C इंटू सी प्लस D इंटू डी. सर इस रिएक्शन में जनरली इस रिएक्शन का रेट इस A और B कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, और एक्चुअली वो A और B पे डिपेंड करती है. और हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट A एंड B. दिस आर सेड टू बी द रिएक्टेंट कंपोनेंट. एंड देन व्हाट वी कैन से, फिर क्या कंसिडर करेंगे रे? जनरली आप बोलोगे सर उसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन, तो आप इस तरीके से लिखोगे दैट इज A प्लस B आर सेड टू बी नंबर ऑफ molecules involved, and this is simply said to be molecularity. इसलिए रेट लॉ से हम लोग molecularity निकाल लेते हैं. What is molecularity? Number of molecules involved in that chemical reaction is said to be molecularity of the reaction. आप molecularity बता सकते हो. लेकिन molecularity के बाद अगर कोई पूछे कि सर number of molecules involved in a chemical reaction is A plus B, this is theoretical. लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो A के A मॉलिक्यूल और B के B मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ऐसे नहीं होगा. कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप प्रैक्टिकली रिएक्शन करना जाते हो ना, तो A के ज्यादा मॉलिक्यूल लगेंगे और B के कम मॉलिक्यूल लगेंगे. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वगैरह मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बैलेंस रिएक्शन के अनुसार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे बोथ आर डिफरेंट. तो अब आप बोलोगे सर जब यही रिएक्शन जब प्रैक्टिकली चेक की जाएगी तो आप बोलोगे सर मैंने जब एक्सप्रेशन को देखा तो पता ये चला सर A टू द पावर M एंड B टू द पावर N प्रैक्टिकली कि A और B मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली दिखते थे सर, प्रैक्टिकली मुझे कुछ और ही लेने पड़े. कॉपी एक स्कूल वालों ने बोली लेकिन 4 लेके दी क्योंकि बच्चा फाड़ देता है उसको. तो सिंपल दैट इज सेड टू बी द टर्म. मतलब प्रैक्टिकली भी रिक्वायर्ड डिफरेंट, थ्योरेटिकली इज डिफरेंट. तो अब आप बोलोगे सर इसमें M प्लस N जब आप निकालोगे दैट इज सेड टू बी ऑर्डर. क्या बोलोगे इसमें? दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वी कंसीडर. तो दिस आर सेड टू बी द टर्म्स. अब थोड़ा सा पढ़ के रखो इसको, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, बाकी कुछ टर्म्स है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में फिर वर्कआउट करते